दिल्ली की वो सर्द सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी, लेकिन एएसपी श्रुति देशमुख के लिए वो एक इम्तिहान से कम नहीं थी। जब उसने अपने ऑफिस की दीवारों से निकलकर एक नई पहचान ओढ़ ली थी, साड़ी में लिपटी एक शांत विधवा औरत जिसकी आंखों में बरसों का दर्द नहीं बल्कि आने वाले तूफान की गहराई छुपी थी। एक मिशन था, बेहद गोपनीय, बेहद खतरनाक और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि शहर की सबसे बड़ी महिला सुधार गृह यानी तुलसी नगर महिला जेल में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक ऊपर तक नहीं पहुंचनी थी और ना ही किसी को इस बात का शक होना चाहिए था कि वहां कोई अफसर पहुंच चुका है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि महिला कैदियों के साथ वहां मानसिक और शारीरिक रूप से अभद्र व्यवहार हो रहा है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था, क्योंकि कैमरे कर दिए जाते थे, रिपोर्ट दबा दी जाती थी और बाहर आने वाली महिलाएं डर और शर्म से कुछ कह नहीं पाती थीं। यह सिर्फ एक मामला नहीं था, यह उस सिस्टम पर सवाल था जिसे श्रुति जैसे अफसर खून पसीने से सींचते हैं। और अब जब मामला महिला अपराध शाखा से भी ऊपर उठ चुका था, तो खुद कमिश्नर ने श्रुति से कहा था, अगर कोई कर सकता है तो तुम ही। और तब से लेकर आज तक उसने 15 दिन खुद को बदलने में लगाए। उसने बालों में सफेद चांदी मिलाई, पहनावे को इतना साधारण बना दिया कि कोई उसे देखे तो बस यही सोचे किसी जेल में बंद बेटे से मिलने आई है। उसने खुद के लिए एक झूठी केस फाइल तैयार की, एक फर्जी नाम सीमा मिश्रा, और कहानी यह बनाई कि उसका पति एक एक्सीडेंट में मर चुका है और बेटा चोरी के इल्जाम में तुलसी नगर जेल में बंद है। वह बस अपने बेटे से मिलने आई है और उसे केस में बेल दिलवानी है। प्लान इतना सधा हुआ था कि अंदर के स्टाफ को शक ना हो, लेकिन असली जांच तब शुरू हुई जब श्रुति पहली बार जेल के भीतर दाखिल हुई। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और अंदर छुपा हुआ वो सच जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर सबसे पहले उस जेल के मुख्य निरीक्षक एसआई बृजमोहन यादव पर पड़ी, एक 45 से 56 साल का पुराना कर्मचारी जिसकी आंखों में घुला हुआ अहंकार उसकी चाल से ज्यादा खतरनाक था और जिसने पहली ही नजर में श्रुति को ऐसे देखा जैसे वो कोई महिला नहीं, एक वस्तु हो। लेकिन एसपी मैडम अब सीमा मिश्रा थी और उसे झुकना था, नहीं तो प्लान फेल हो जाता। बृजमोहन ने उससे बड़े लापरवाह ढंग से कहा, इतनी दूर से आई हो, कौन है तुम्हारा लड़का? पहले तो नाम बताओ, फिर देखेंगे मिलने मिलेगा कि नहीं। और जैसे ही श्रुति ने बेटे का फर्जी नाम बताया, मनु मिश्रा, तो उसने उसे जेल की वेटिंग गैलरी में बैठा दिया। लेकिन श्रुति को वही नहीं करना था, उसे अंदर जाना था, उसी वार्ड में जहां महिलाएं रहती थीं, क्योंकि असली सबूत वहीं थे। उसने आंसू भरी आवाज में कहा, साहब, मैं 2 दिन से बाहर खड़ी हूं, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। एक बार मिल लूं फिर वापस चली जाऊंगी, नहीं तो मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। बृजमोहन उसकी सादगी और कमजोरी को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम जैसी माओ को तो देख के दया आती है, चलो अंदर। लेकिन यही वही पल था जहां खेल शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही श्रुति अंदर गई, उसने अपनी जासूसी कैमरा एक्टिवेट कर दिया जो उसके साड़ी के बॉर्डर में लगा था और लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। महिलाओं के बैरक में पहुंचते ही एक ठंडी हवा सी चली। वहां बुकी दीवारों पी पसिम पर सिर ती ईंटें नहीं थीं, दर्द की कहानियां चिपकी हुई थीं और कुछ महिलाओं की आंखें जैसे मदद की भीख मांग रही थीं, लेकिन बोल नहीं पा रही थीं। एक महिला जिसका नाम कविता था धीरे से पास आई और बोली, आप बाहर से आई हैं, जरा बाहर कह दीजिएगा कि हाँ, हम पर क्या बीतती है। फिर चुप हो गई, लेकिन इतना काफी था श्रुति के लिए समझने को कि यहां बहुत कुछ गड़बड़ है। अगले 2 दिन तक उसने वही विधवा मां बनकर जेल में रहना शुरू कर दिया। वही खाना खाया, वही कपड़े पहने और धीरे धीरे कैदियों का भरोसा जीतने लगी। लेकिन असली डर की शुरुआत तीसरे दिन रात को हुई, जब एसआई बृजमोहन ने रात की ड्यूटी के बहाने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, तुम्हारी फाइल आगे भेजनी है तो कुछ कागजात पर दस्तखत करने होंगे।
जैसे ही श्रुति उसके केबिन में पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। अब तक की सारी स्क्रिप्ट, सारे कैमरे, सारी तैयारी एक पल को जैसे बेकार लगने लगी, क्योंकि अब सामने एक इंसान नहीं, एक वहशी था जो सोच रहा था कि ये सिर्फ एक विधवा महिला है, कोई अफसर नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन श्रुति जानती थी यह पल ही सबसे अहम है। उसने डरने की जगह कैमरे को ज्यादा स्पष्ट पोजीशन में कर लिया ताकि हर हरकत रिकॉर्ड हो। और बृजमोहन जैसे ही उसके करीब आया, उसने धीरे से कहा, आपके जैसे लोग ही इस देश के सिस्टम को गंदा करते हैं। और उस वक्त बृजमोहन हंस पड़ा, बोला, औरतें तो इसी तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगले ही पल श्रुति ने अपनी असली आवाज में कहा, एसपी श्रुति देशमुख, महिला अपराध शाखा। स्विंगाल। और उसकी यह चीख जैसे पूरे जेल में सुनाई दी। बृजमोहन की हंसी पल में सूख गई, चेहरा पीला पड़ गया। और तभी बाहर तैनात टीम ने केबिन में धावा बोल दिया। मामला साफ था, कैमरा चालू था, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए। श्रुति की पहचान लीक हो गई और एक ऐसा नाम सामने आया जो जेल मंत्री तक पहुंचा हुआ था। यह सिर्फ बृजमोहन का मामला नहीं था, यह पूरा एक नेक्सस था जो अब श्रुति को रोकना चाहता था। लेकिन श्रुति अब पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और यही से शुरू होता है असली तूफान। एसपी श्रुति देशमुख की पहचान जैसे ही उजागर हुई, जेल का सन्नाटा एक भूकंप में बदल गया। बृजमोहन को रंगे हाथों पकड़ा गया। उसका चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी जेल स्टाफ को हुई जब उन्होंने देखा कि वो साधारण सी विधवा महिला असल में इस राज्य की सबसे तेज तर्रार महिला अफसरों में से एक है। कुछ कर्मचारी जो हमेशा कैदियों से गलत व्यवहार किया करते थे, अब खुद को बचाने की जुगत में लग गए। लेकिन श्रुति ने अपनी टीम को साफ निर्देश दे दिए थे, कोई भागने न पाए। हर दस्तावेज, हर मोबाइल, हर फाइल को जब्त करो। जेल की छानबीन शुरू हुई और पहली बार कैद में बैठी औरतों की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई दी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब शायद कोई उन्हें सच में इंसाफ दिला सकेगा। लेकिन इसी दौरान मामला एक मोड़ पर आकर ठहर गया, जब श्रुति को सूचना मिली कि जेल के सीसीटीवी सर्वर को रात के उसी समय पर हैक करके सभी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी गई हैं और सिर्फ उसके साड़ी में छिपे कैमरे की रिकॉर्डिंग ही एकमात्र सबूत है। यह सुनते ही उसे एहसास हुआ कि मामला अब सिर्फ एसआई बृजमोहन का नहीं रहा, बल्कि इसमें ऊपर तक कोई शामिल है, शायद जेल अधीक्षक से भी ऊपर। उसने तुरंत अपने टेक्निकल अफसर विक्रम को बुलाया और कहा, मुझे हर वह नाम चाहिए जो उस रात ड्यूटी पर था और जिनका किसी भी सर्वर या लॉग इन सिस्टम से संपर्क हुआ है। अगले ही दिन सारी रिकॉर्डिंग्स दिल्ली मुख्यालय भेज दी गईं। लेकिन तभी एक नया झटका लगा। श्रुति को उसके विभाग से नोटिस भेजा गया कि उसने बिना अनुमति जेल में प्रवेश कर विभागीय मर्यादा का उल्लंघन किया है और इस पर जांच बैठा दी जाएगी। यह सुनकर श्रुति को गुस्सा नहीं आया, बल्कि हंसी आई, क्योंकि उसे पता था यह जांच असल में दबाव है ताकि वह चुप हो जाए। लेकिन वह अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना कैमरा फुटेज पब्लिकली रिलीज किया और पहली बार मीडिया ने किसी अफसर की अंडरकवर ऑपरेशन को इतनी गंभीरता से दिखाया। लोग सड़कों पर उतर आए, एसपी श्रुति को समर्थन दो जैसे पोस्टर और सोशल मीडिया पर #जस्टिस इन जेल ट्रेंड करने लगा। लेकिन जितना ज्यादा बाहर समर्थन बढ़ रहा था, उतना ही भीतर सिस्टम की गंदगी बौखला रही थी। और अब एक नया चेहरा सामने आया, जेल अधीक्षक रमेश चावला, जो पिछले 10 वर्षों से इस जेल का अधीक्षक था और जिस पर कभी एक भी उंगली नहीं उठी थी। वह असल में इस पूरे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा राजा निकला। श्रुति ने जब पुराने केस रिकॉर्ड्स खंगाले तो सामने आया कि हर उस महिला कैदी को जो उसके सिस्टम के खिलाफ बोलती थी, या तो ट्रांसफर कर दिया जाता था या फिर उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता था।
यही नहीं, कुछ महिलाओं की अचानक मौत की रिपोर्ट भी मिली थी जिन्हें आत्महत्या कहकर बंद कर दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती थी। यह सब देखकर श्रुति कांप उठी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक श्रृंखलाबद्ध अपराध था जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और नेता तक शामिल थे। लेकिन जितना आगे श्रुति बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी जिंदगी में मुश्किलें आने लगीं। उसके फोन टैप किए जाने लगे, रात को घर के बाहर संदिग्ध गाड़ियां घूमने लगीं, और एक रात जब वह अपनी मां को लेने स्टेशन पहुंची तो देखा एक आदमी भागते हुए उसकी गाड़ी की खिड़की पर कुछ चिपका गया। बम नहीं था, लेकिन धमकी से भरा एक नोट था। अगर तुझे ज्यादा ही नायिका बनना है तो याद रख, कुछ कहानियां अधूरी रहनी चाहिए। यह पढ़कर श्रुति कुछ पल चुप रही, फिर फोन उठाकर अपने एक पुराने सहयोगी आईपीएस अधिकारी आदित्य राठौड़ को कॉल किया, जो अब डीजीपी ऑफिस में एडवाइजर था, और कहा, मुझे एक सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि अब यह मेरी लड़ाई नहीं रही। यह उन औरतों की लड़ाई है जो जेल में सिर्फ सजा नहीं, सिसकियां काटती हैं। आदित्य ने उसे आश्वासन दिया और अगली सुबह सीबीआई की एक टीम दिल्ली पहुंची। श्रुति ने उन्हें सारे सबूत सौंपे, लेकिन सबसे अहम गवाह थीं वे कैद महिलाएं जो अब बोलने को तैयार थीं। एक एक करके बयान रिकॉर्ड होने लगे। कविता, रूबीना, रेखा, माधुरी, सबने बताया कि किस तरह रात में ड्यूटी ऑफिसर आकर उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था, और जो मुंह खोलती उसकी हालत ऐसी कर दी जाती कि वो अगली सुबह जिंदा नहीं दिखती थी। लेकिन इस बीच बृजमोहन ने जेल में ही खुदकुशी कर ली, या शायद कर दी गई, क्योंकि उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, ना ही सीसीटीवी चालू था। इससे पहले कि सीबीआई उसकी गवाही ले पाती, केस का सबसे अहम कड़ी खत्म हो चुकी थी। अब पूरा मामला रमेश चावला पर आ गया था, लेकिन वह छुट्टी पर चला गया और गायब हो गया। अब खेल शुरू हुआ राजनीतिक दबाव का। विधायकों के फोन आने लगे, मंत्रियों की सिफारिशें आने लगीं कि श्रुति को ट्रांसफर कर दो, मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दो, या छुट्टी पर भेज दो। लेकिन जब एक अफसर सच में जनता का अफसर होता है तो वह झुकता नहीं, और श्रुति अब उन महिलाओं के लिए लड़ रही थी जिन्हें कभी इंसान नहीं समझा गया था। वो दिन भी आया जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर हुआ, तुलसी नगर महिला जेल कांड, और सुनवाई शुरू हुई। मीडिया लगातार इसे कवर कर रहा था, और लोग अब एसपी श्रुति को आवाज की अफसर कहने लगे थे। लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें एक महिला कैदी को जबरदस्ती इंजेक्शन दिया जा रहा था, और उस क्लिप में एक अजनबी पुरुष दिखा जो जेल स्टाफ का हिस्सा नहीं था। जांच में पता चला कि वह व्यक्ति एक लोकल एमएलए का ड्राइवर था, जो जेल में आकर उन महिलाओं पर दवाइयों के बहाने परीक्षण करता था। यह बात सामने आते ही पूरा माहौल गर्मा गया, और देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर उबाल आ गया। संसद में सवाल उठने लगे, और आखिरकार सीबीआई को